नमस्कार मित्रों। मेरा नाम अमित कपूर है और मैं अनअकैडमी पे स्पेशल और यूट्यूब पे भी अनअकैडमी की तरफ से क्लासेस लेता हूँ। आज हम कुछ बात करने वाले हैं, जैसे कि कल मेंस का एग्जाम है, तो अच्छा उत्तर कैसे लिखे, जटिल प्रश्न कैसे समझे, शब्द सीमा क्या होनी चाहिए, उसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। जो कुछल्ले शब्द होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं स्टूडेंट को, कि कुछल्ले शब्द को हम कैसे समझें, उसका मतलब क्या होता है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है। इन सारी बातों को आज हम लोग एक वीडियो में समेट लेंगे। और कल एग्ज़ाम है तो उन सब लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वो आज इस जो स्ट्रेटजी में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको सब लोग देखें। जो भी अ, कल मेंस देने वाले हैं या बाद में, इसके बाद में भी मेंस देने वाले हैं, तो सारे लोग को एक तरह से ये एक सबक कह सकते हैं, या यहाँ से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो अनअकैडमी _ अमित कपूर, ये टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, तो यहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और अगर कोई सब्सक्राइब करना चाहता है तो रेफरल कोड हमारा यूज करेंगे और आपको वहाँ से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, क्या उसमें कंटेंट होना चाहिए। तो विषय वस्तु के अनुसार, विषय वस्तु कैसे है उसके अनुसार जो हमें तमाम सारी चीज़ों को देखना होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अच्छा उत्तर कैसे लिखें। ठीक। उससे पहले कुछ जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ। जो लोग स्पेशल क्लास से मेरे जुड़ना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरा नाम सर्च करेंगे। मेरा नाम अमित कपूर है और मेरा नाम सर्च करेंगे तो सारी क्लासेस मेरी मिल जाएंगी। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, ये यहाँ से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, यूपी पीसीएस में यूपीएससी में अपीयर हो चुका हूँ। और पब्लिक एडमिन जो है वो मैं क्लास कराता हूँ, लगभग 60% से अधिक मैं जीएस के पोर्शन कवर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लास में मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर आप कोर्स लेंगे तो ये सारे टॉप मोस्ट फैकल्टीज उनका कोर्स मिलेगा आपको। इसमें प्लस का सारी चीज़ें हैं और तमाम सारी चीज़ें, यहाँ पे नए बैचेस भी आए हुए हैं, तो ये भी आप ले सकते हैं। आइकॉनिक प्लस में ले सकते हैं, इस कोड के साथ में सब्सक्राइब करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। न्यू बैचेज स्टार्ट हुए हैं, 11 जनवरी से स्टार्ट हुए हैं, तो अगर जो भी इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट 1 ईयर कोर्स भी दिया गया है, 6 मंथ का भी प्रीलिम्स के लिए दिया गया है। तो ये सारे बैचेस चल रहे हैं, तो ये जब भी अभी 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये 6 महीने का बाइलिंगुअल है, फिर 6 महीने का ये हिंदी में और 6 महीने का इंग्लिश में है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि 11 जनवरी से 2 साल का कंप्लीट कोर्स चल रहा है, एनसीईआरटी बैचेस भी चल रहे हैं, तो 11 जनवरी से सारी चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। और यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ें लेना चाहते हैं इकट्ठे, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाए। मैं कई सारा कोर्स भी कराता हूँ अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में भी, और यूट्यूब पे भी मैं अनअकैडमी चैनल की तरफ से कई सारे कोर्स जीएस को मैं देखता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मित्रों कि विषय वस्तु अनुसार एक अच्छा उत्तर कैसे लिखें, क्या क्या उसमें चीज़ें शामिल होती हैं। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। आपकी परीक्षा में ये अच्छा एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा फ्लो बन जाएगा। सबसे पहले है अच्छा उत्तर कैसे लिखें। अच्छा उत्तर एक क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे, हम पहले चीज़ें लिख लेते हैं एक बार। इसका विस्तार, या आप कह सकते हैं कि इसकी जो परिधि है, का विस्तार किस तरह से होना चाहिए। दूसरा हम बात कर लेंगे यहाँ पे कि क्या अनुपात होना चाहिए, कितने अनुपात में, मतलब क्या अनुपात होना चाहिए, या आप कह सकते हैं संतुलन। या एक बात और आती है यहाँ पे, वो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमाणिकता। प्रमाण क्या, प्रमाणिकता क्या होनी चाहिए, प्रमाणिकता कितनी आपने प्रमाणिकता उस उत्तर में लिखी हुई है, या प्रमाण दिए हैं आपने उसके लिए। और इसके बाद में एक चीज़ और है यहाँ पे, वो है भाषा। आपकी जो लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। और एक लास्ट में और है, उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करें, किसी भी उत्तर का प्रस्तुति। इन सब की चीज़ें हम लोग देख लेंगे फटाफट, कैसा लिखना है।
सबसे पहला है विस्तार या परिधि कितनी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे विषय वस्तु के अनुसार बोल रहा है कि विषय वस्तु के अनुसार आप कितना विस्तार करना चाहते हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि आप अपनी परिधि में रहें। अगर आप अच्छा उत्तर लिखना चाहते हैं तो परिधि में रहें। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूछा जा रहा है वही लिखें। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कि जो पूछा गया है, जो सबसे पहली जो कसौटी है, जो पूछा गया है तो वही लिखें। ठीक है, जो पूछा गया वही लिखें। और दूसरा है, मतलब यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि अनावश्यक ना लिखें। कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो पूछा गया है, जो पूछा गया है वही लिखें। कहने का मतलब है अनावश्यक ना लिखें। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। विषय वस्तु किस तरह की पूछ रहा है, तो एक परिधि में आपको लिखना पड़ेगा। एक अपना जो कह सकते हैं कि सीमा, विस्तार जो है कितना होना चाहिए, तो जो पूछा है वही लिखना। सब कुछ लिखना है, क्या है मतलब इसका, और एक निकाल सकते हैं कि सब कुछ लिखना है उसके बारे में। जो उत्तर लिखा हुआ वो क्या है, जो जो आपको उत्तर लिखना है वो क्या है, उसमें सब कुछ लिखना है, उसके बारे में सब कुछ लिखना है। ठीक है मित्रों, तो सब कुछ लिखना इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो आपको पूरा उत्तर जो पूछा गया है, आप मान लो आपको, आपने कुछ चीज़ पढ़ ली। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, मान लें आपने असहयोग आंदोलन पढ़ लिया, तो अब पूछा कि आप असहयोग आंदोलन का मूल्यांकन करिए, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर पूछ दे उससे उसमें कि असहयोग आंदोलन को जो है वापस लेना सही था, तो आपने असहयोग आंदोलन पूरा अच्छी तरह से तैयार किया हुआ है, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा एकदम से कमांड है। आप पूरा एकदम से उस पर कमांड है। अब उसमें पूछ रहा है आपसे कि क्या असहयोग आंदोलन को वापस लेना उचित था। तो आप इसके बाद में क्या करेंगे, पूरा एकदम से वहां से लिखने लग जाएंगे कि कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसा हुआ, क्या सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें एक साथ में नहीं लिखनी। वापस लेना सही था कि नहीं सही था, वो चीज़ें वहां तक उसका विस्तार होना चाहिए। तो सब कुछ लिखने का मतलब ये है, जो विषय वस्तु है उसी के अनुसार लिखना है, आपको पूरा नहीं लिखना है। अगर मान लो उसमें बोल रहा है कि उसमें कार्यक्रम के क्या तत्व थे, तो आपको कार्यक्रम के तत्व लिखने हैं, निगेटिव और पॉजिटिव में। हाँ, उसके उसके क्या है, निगेटिव पक्ष और पॉजिटिव पक्ष लिखने हैं। अब ये नहीं लिखना कि गांधी जी ने स्टार्ट किया है, किस तरह से किया हुआ, क्यों किया हुआ, तमाम सारी चीजें आप खिलाफत आंदोलन पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद में वो सारे, तो आप ओवरऑल नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखना सब कुछ है, लिखना सब कुछ है उसके बारे में, लेकिन ये नहीं लिखना है कि कैसे क्या तमाम सारी चीजें। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि विषय वस्तु क्या है इसकी। विषय वस्तु के अनुसार में विस्तार करना पड़ेगा, उसके जो पूछा गया है वही लिखना है, अनावश्यक नहीं लिखना है। तो ये बात समझ में आ गई, अनावश्यक बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब एक बात करते हैं कि अनुपात क्या होना चाहिए, संतुलन की बात करता है। तो बोलता है कि प्रश्न के मान के अनुसार लिखना चाहिए। यहाँ पे वही बात है कि प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न की मांग क्या है, मांग के अनुसार लिखना है। मांग की अनुसार मांग के अनुसार मतलब अगर आपसे पूछ रहा है, एक तो प्रश्न की मांग के अनुसार लिखना है, दूसरा आप अगर राय मांग रहा है, राय, अगर राय पूछी जा रही है तो उसमें पक्ष और विपक्ष का भी क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष का क्या है, संतुलन होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो संतुलन बना के रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पक्ष में ज्यादा चीजें लिख दी और विपक्ष में, विपक्ष में आपने ज्यादा, विपक्ष में आपने कम लिखा। तो यहाँ पे एक चीज और है कि आप क्या करेंगे, संतुलन बना के रखेंगे, प्रश्न की मांग के अनुसार उसी अनुपात में आप लिखेंगे। ठीक है, उसी अनुपात में आप लिखेंगे। ठीक है, उसी अनुपात में आप लिखेंगे। अब बात करते हैं एक प्रामाणिकता की। प्रामाणिकता की अगर हम बात करें तो प्रमाण दिखें मतलब क्या है यहाँ पे, जो प्रामाणिकता का मतलब होता है कि मान लो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, या कोई ज्योग्राफी क्वेश्चन आ गया, या आईआर का कोई क्वेश्चन आ गया, या आप किसी और की बात करें, कोई और आप ले सकते हैं कोई, जैसे कि आप हिस्ट्री की मैं बात करूं। ठीक है, तो प्रमाण देखने का मतलब क्या है,
मान लो अगर आप किसी किसी लोक प्रशासन का, मान लो अगर आपने कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं आप, ठीक है, तो किसी थिंकर के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो मान लो कि मैक्स वेबर के बारे में आ गया या टेलर के बारे में आ गया कोई क्वेश्चन, इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उसका कोई क्वेश्चन आ गया तो उसे पूछ रहा है कि ठीक है, टेलर के मानसिक क्रांति की अवधारणा की बात करें या उनके वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की बात करें टेलर के, तो क्या करेंगे यहाँ पे, टेलर ने जो अपनी किताब लिखी हुई है उसमें कुछ चीजें सुधारी होंगी। आप ऐसा, कई सारे स्टूडेंट होते हैं कि सीधे से लिखने लगे टेलर ने ये किया हुआ, ऐसे ऐसी तरह से किया हुआ, लेकिन टेलर ने, कोई एक एक और स्टूडेंट होता है वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि टेलर ने अपनी किताब फला फला में इतने सन इतने में जो है 1911 में तमाम सारी चीजें की हुई हैं। तो इस तरह से 1911 में ये पुस्तक थी और उसमें उन्होंने अपने सिद्धांतों का वर्णन किया हुआ है, तो इस प्रकार वर्णन है। तो यहाँ पे प्रमाणिकता, प्रमाण दिखना चाहिए आपको, ठीक है। और एक स्टूडेंट क्या वही लिख रहा है, टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत की अवधारणा को इस तरह से बताया हुआ है और इसके बाद में लिख देंगे, तो बात वही कही जा रही है, लेकिन प्रमाण, प्रमाण एक अच्छे एक स्टूडेंट का यही एक अच्छा उत्तर यही हो सकता है कि आप उसमें पूरे प्रमाण दें कि हाँ टेलर ने सन इतने में ये किताब लिखी हुई है, और उस किताब के अनुसार उन्होंने अपने तमाम सारे एक्सपेरिमेंट इकट्ठा करके किताब लिखी और उसी के अनुसार जो है उन्होंने आगे की सारी जो है अपने सिद्धांत दिए, तो वो ज़्यादा प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे प्रमाण क्या है, प्रमाण आपके दिखने चाहिए, प्रमाण जो है वो दिखने चाहिए। हुँ? जैसे हमने बता दिया आपको, अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन लिख रहे हैं तो पॉलिटी में क्या है, आर्टिकल आपको लिखने चाहिए। पॉलिटी में आर्टिकल, अगर आप कोई पूछा जा रहा है आर्टिकल, ठीक है, जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, आप मान लो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आर्टिकल भी लिखेंगे, आर्टिकल डालेंगे। अब मान लो कोई ज्योग्राफिक क्वेश्चन आ गया, तो आप ऐसे नहीं, वो हिमालय किस तरह से जो है मौसम को हमारे मौसम को किस तरह से प्रभावित करता है, हिमालय जो है किस तरह से प्रभावित करता है, तो उसके बारे में आप लिखेंगे। तो आप एक डायग्राम तुरंत बनाएंगे, भारत का नक्शा बनाएंगे और हिमालय ऐसे पॉइंट कर देंगे, तो क्या हवाएं वहाँ पे छेकती हैं, क्या पहाड़ियाँ हैं, किस तरह से काम करता है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या मैप, मान लो आपने मैप बना दिया, तो प्रमाण दिखने चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप आईआर का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई डिस्प्यूट है यहाँ पे, आईआर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई डिस्प्यूट है कहीं पे, कोई डिस्प्यूट है और तमाम सारी चीजें हो रही हैं वहाँ पे, तो आप डिस्प्यूट लिखने से अच्छा क्या आप पहले उसका मैप बना दें, फिर इसके बाद में फटाफट बता दें कि ये जो जगह है, तो इस तरह से ये एक अच्छा एक आदर्श उत्तर आप कह सकते हैं। तो पहले मैप बनाए फिर इसका समझा दें कि हाँ ये चीजें, तो एक बात ये है कि आप आपके प्रमाण दिखने चाहिए, प्रमाण जो है वो आप अपने दिखने तो प्रमाणिकता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में एक और आता है जिसका है कि आप लैंग्वेज क्या चूज करें, ठीक है, भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हम लिख देंगे ऐसे, भाषा कैसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, भाषा कैसी होनी चाहिए। एक तो होता है कि कई आप देखेंगे एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत सारे ऐसी बात होती है कि कई बार क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है, प्रॉपर एक दो क्वेश्चन देख ली, ये बात सत्य है। वो ऐसे एग्जामिनर भी हैं जो कई सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ऐसा नहीं बारीकी से एकदम से देखे हैं तमाम सारी चीजें, ठीक है। तो कुछ को ऐसा लगता है कि ठीक है, एक दो क्वेश्चन अगर लिखे हुए ठीक ठाक तो इसके बाद में वो ऐसे टिक कर देता है, ठीक है। अगर मान लो कि शुरू में उसने कोई क्वेश्चन 10 में से अगर वो उसको 6 मिल रहे हैं, तो वो लास्ट तक इसके बाद में सारे क्वेश्चन में क्या करता है, 6 से 4 के बीच में वेरी कर देता है। तो वो क्या है, आपकी भाषा पे डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो 4-5 क्वेश्चन पढ़े, उसमें पढ़े अच्छे लग रहे थे आपको, इसके बाद में वो क्या करता है, 6 से 4 के बीच मार्किंग कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एग्जामिनर क्या करता है कि आपके क्वेश्चन को क्या है, शुरू एक की एक दो लाइन पढ़ी, तो वो क्या है, जुड़ता जा रहा है क्वेश्चन, क्या है उसी से आप जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं, और एग्जामिनर क्या पढ़ता चला जाता है, पढ़ता चला जाता है लास्ट तक है, ठीक है। तो इसमें बात है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, प्रवाह अच्छा होना चाहिए, एक तरह से
जिसको बोलते हैं फ्लो अच्छा होना चाहिए। एग्जामिनर पढ़े तो उसको इंटरेस्ट आ जाए और वो बाद में जब रात में सोए जाके तो उसको लगे कि हाँ, वो लड़के ने इस तरह से हमें क्वेश्चन, हम पढ़ना नहीं चाह रहे थे लेकिन पता नहीं उसने रात में सोचे जाके, अरे मुझे तो लग रहा था कि उसने क्वेश्चन कोई दूसरा था और आंसर उसने कुछ दूसरा कर दिया, लेकिन वो इतना अच्छा प्रभाव था उसका कि वो एग्जामिनर वहां से अपनी नजर ही नहीं हटा सका। तो क्या है, एक तो भाषा में आपका लेखन कैसा होना चाहिए, प्रवाह अच्छा होना चाहिए, फ्लो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एग्जामिनर नजर ना हटे। दूसरा, दूसरा मैं अगर यहाँ पे लिखूं इसको स्पष्टीकरण हटा के, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भाषा की, ठीक है। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली तो प्रवाह अच्छा होना चाहिए। दूसरा बात कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। शुद्धता, शुद्धता का मतलब होता है कि इसकी जो स्पेलिंग है या जो वाक्य आपने लिखे हुए वो कैसे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए। हाँ, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, या आप कह सकते हैं जो शुद्धता की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि शुद्धता। अब शुद्धता में क्या होना चाहिए, एक तो आपकी स्पेलिंग जो है वो सही होनी चाहिए। दूसरा, वाक वाक्य में शुद्धता हो, अटपटा नहीं पढ़ने में लगे, ठीक है। तो दूसरी बात ये कसौटी होनी चाहिए। अब इसके बाद में तमाम चीजें आती हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जैसे कि शब्दावली। आपकी जो शब्दावली है वो कैसी होनी चाहिए, तो शब्दावली में तमाम सारी चीजें आती हैं। कई स्टूडेंट के बाद ये रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि ठीक है, शब्दावली में एक तो साफ सुथरी होनी चाहिए, शुद्धता जिसको हम लोग बात कर चुके हैं। साफ सुथरा उत्तर लिखा होना चाहिए, बहुत ज्यादा कटिंग फटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साफ सुथरा इन सेंस की सरल आसान भाषा में, इसको क्या बोलते हैं, भाषा कैसी होनी चाहिए, हाँ, साफ सुथरी भाषा होनी चाहिए, आसान भाषा होनी चाहिए। लेकिन ऐसी भी आसान भाषा नहीं होनी चाहिए कि आप कुछ उर्दू के शब्द डाल रहे हैं उसमें, तो उससे मंत्रमुग्ध नहीं होगा एग्जामिनर, और ज्यादा क्या आपका नंबर काट देगा। तो भाषा जो है, जब शब्दावली जो प्रयोग कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, एक तो हिंदी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए हिंदी, और टफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे शब्दावली कैसी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। जो आप चयन कर रहे हैं शब्दों का वो कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा हटाऊंगा यहाँ से समझने के लिए। तो शब्दावली कैसी होनी चाहिए, एक तो आसान होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं उर्दू के आप तमाम सब डाल रहे हैं इस तरह से, तो वो सब क्या है, वो यूपीएससी में आपके नहीं चलेंगे, एग्जामिनर नंबर काट देगा। बहुत सारे ऐसे कोटेशन नहीं डालने चाहिए जो कोई उर्दू में लिखे हुए हैं, आप एकदम से रंगीन मिजाज में लिख रहे हैं क्वेश्चन, वो सब नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या कसौटी है, शब्दावली साफ सुथरी, मतलब आसान होना चाहिए, आसान भाषा में आप लिखें, ठीक है, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए। और दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं कि क्या सर हमको, हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, या हमारे जो वर्ड हैं अगर हम लिख रहे हैं अंग्रेजी में, मान लो हिंदी में लिख दिया, मान लो हमने हिंदी में लिख दिया यहाँ पे कि आपको हिंदी, मान लो इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है, कोई वर्ड मान लो क्या आ रहा है कि इसका जो है क्रियान्वयन करना, क्रियान्वयन करना, तो इसका मतलब है इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी क्रियान्वयन थोड़ा सा बहुत ज्यादा जटिल है, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या इसका ऐसा उत्तर होना चाहिए, तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। तो कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये रहता है कि सर क्या हमें अंग्रेजी में लिखना चाहिए। हाँ, आप अंग्रेजी में, अगर हिंदी की स्टूडेंट है, आप अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन को इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हैं, लेकिन कहीं एक इक्का दुक्का जगह। और इसके बाद में हाँ, अगर यहाँ पे लिखा जा रहा है, आपको शब्द लिखना है इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है ये, तो आप इम्प्लीमेंट इंग्लिश में, लेकिन हर एक जगह नहीं लिख सकते, एक दो जगह आप लिख सकते हैं। ऐसा एग्जामिनर, ऐसा नहीं, ऐसा भी एकदम से नहीं होता कि नहीं आपके कुछ शब्द को ही पकड़ के बैठेगा और आपको नंबर नहीं देगा।
तो ऐसा नहीं, एक दो जगह लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे रोमन में भी लिखना चाहते हैं तो पहले आप क्रियान्वयन लिख सकते हैं। और क्रियान्वयन अगर इस वजह से होता है कि भाई एग्जामिनर को हो सकता है क्रियान्वयन ना समझ में आ रहा हो, तो आप वहां पे ब्रैकेट में क्रियान्वयन को इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं और इसके बाद में ब्रैकेट बंद। तो अब ये होता है कि इसको गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, तो इसको नहीं गिना जाएगा आपके शब्दों में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो क्रियान्वयन या बीच में आपने ब्रैकेट में लिख दिया इम्प्लीमेंटेशन, तो वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब वो कैसा है, रोमन में, इंग्लिश में ही लिखा हुआ, आपने रोमन में लिखा, ठीक है। तो ये एक बात एक होगी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। दूसरा एक आता है स्टूडेंट के दिमाग में, मन में बहुत ज्यादा सारी चीज चलती है कि सर हमको हिंदी का शब्द समझ में नहीं आ रहा, तो क्या हम उसको इंग्लिश में ही मान लो अ, लिख सकते हैं, क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ, तो ऐसा है कि आप देवनागरी, अब इसमें कोई सीमा नहीं है ऐसी, इसमें ऐसी सीमा नहीं, जैसे मैंने बताया था कि इंग्लिश में कोई शब्द आप लिख के इसके बाद प्रारंभ कर सकते हैं, तो इंग्लिश में कोई शब्द लिख के आप इक्का दुक्का जगह ऐसे कर सकते हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है यहाँ पे होना चाहिए, तो इम्प्लीमेंटेशन आपने इंग्लिश में लिख दिया, तो एक दो जगह ऐसा कर सकते हैं, कोई वर्ड लिख सकते हैं इंग्लिश में जो आपको समझ में नहीं आना कि हाँ मुझे लेकिन कई सारे अगर वर्ड आपको लिखने हैं तो आप देवनागरी में लिख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कैसे लिखेंगे? इम्प्लीमेंट, ऐसे आप लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देवनागरी का आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्जामिनर को इसमें कोई गुरेज होता नहीं है, अब आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देवनागरी आप लिख सकते हैं। तो ये भाषा हो गई, किस तरह से कि प्रवाह अच्छा होना चाहिए, शुद्धता उसमें, मतलब वाक्य शुद्ध होना चाहिए, और आपकी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान रखना है। और इसके बाद में शब्दावली में साफ सुथरी शब्दावली होनी चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए, आसान भाषा में होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में जाए। और इसके बाद में आप अंग्रेजी की एक दो जगह जो है शुरुआत कर सकते हैं वहां से, जैसे हमने बताया हुआ है। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, देवनागरी आप हमेशा यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे हो सकता है कि इसका एग्जामिनर मतलब ना समझे ठीक से, वैसे तो ऐसा नहीं है, समझते हैं सब, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। मान लो हमने बताया था भी कि क्रियान्वयन के साथ में ब्रैकेट में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो सारी सारी चीजें जो लिखा जाए वो जो पूछा गया वो अनावश्यक ना लिखें, लिखना सब कुछ उसके बारे में जो पूछा गया है, तो विषय वस्तु उनका ध्यान रखना। संतुलन मतलब प्रश्न की मांग के अनुसार लिखना है। राय अगर आपसे पूछी जा रही है तो इसमें भी संतुलन आपका होना चाहिए, पक्ष में ना ज्यादा आप हावी हो जाएं, ना ही विपक्ष को ज्यादा हावी रहने दें, तो ये सारी चीजें। और प्रमाणिकता में हमने बताया है, प्रमाणिकता में हमने आपको ये बताया है कि भाई जो आपको क्या पूछा गया तो उसके प्रमाण दिखें, प्रमाण क्या है उसके, प्रमाण दिखने चाहिए, ठीक है, प्रमाण दिखने चाहिए। तो ये सारी चीजें, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक चीज शब्द और छूट रहा है, प्रस्तुतिकरण कैसे करें, मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्रस्तुतिकरण कैसे करें, ठीक है, प्रस्तुतिकरण कैसे करें। प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण, तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में हम देखेंगे कि आप यहाँ पे पैराग्राफ, सबसे जो मेन कसौटी है, पैराग्राफ में लिखें। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो पैराग्राफ का खास ध्यान रखना है। इसके बाद में आप यहाँ पे मैपिंग, प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए कि लगे जहां पे मैप की आवश्यकता है आप मैप तुरंत क्या फटाफट कर देंगे, जहां पे डायग्राम की आवश्यकता है तो आप क्या करेंगे, वहां पे डायग्राम आराम से बना दें। तो प्रस्तुतिकरण ऐसा पैरा में लिखा होना चाहिए, जहां पे मैप की आवश्यकता है, जहां पे डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, आप वहां पे डायग्राम बना सकते हैं। या अगर आपको लग रहा है आपके पास में टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए जिससे कि साफ साफ दिख जाए, एग्जामिनर क्या है एकदम से वहीं पे कि हाँ इस स्टूडेंट को, इस एग्जामिनर को, सॉरी इस एग्जामिनी को जो एग्जाम दे रहा है वह उसको सारी चीजें पता है। तो प्रस्तुतिकरण ऐसा होना चाहिए, पैरा में लिखा होना चाहिए, मैप जहाँ पे मैप की आवश्यकता तुरंत बना दिया मैप। इसके बाद में डायग्राम आप ध्यान ध्यान रखें, वेन डायग्राम है, तमाम सारी चीजें ऐसे डायग्राम, तो ये सारी चीजें आपके पास
ठीक है, तो ये एक तरह से अच्छा उत्तर लिखना है। अब कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है, मन में आता है कि शब्द सीमा कैसे निर्धारित की, शब्द सीमा जो लिखी होती है पहले, तो मान लो 2013 के पहले जब भी आप देखेंगे तो उसमें आप अपना जो है खुद से ही मतलब उठा के रख सकते थे यहाँ से इधर क्वेश्चन, तो उसका रीऑर्डर कर सकते थे। अब क्या है, 1 से 20 क्वेश्चन आ गए, 2013 से पैटर्न चेंज हो गया, तो अब 1 से 20 के बीच में आ गए और सबके पीछे लिखा होता है वर्ड। हाँ, तो वर्ड यहाँ पे लिखे होते हैं। तो वर्ड अगर शब्द सीमा की हम बात करें यहाँ पे, तो 2013 से ये जो है, अब इसमें फटाफट देख लेंगे कि अगर शब्द सीमा की बात आ रही है तो क्या करना। शब्द सीमा, कई सारे स्टूडेंट का दिमाग में मन क्वेश्चन चलता है कि सर शब्दों की गणना होती है, कोई अनुमान ऐसा कुछ होता है क्या, या सच में गणना होती है, कौन कौन से शब्द की गणना होती है, अगर उल्लंघन हो जाए तो क्या हाँ नंबर काट लिए जाते हैं, या क्या होता है, तमाम सारी चीजें हैं कि मान लो अगर, तो एक तो होता है जीएस। तो जीएस में क्या होता है, यहाँ पे आपको चेतावनी दी जाती है, अधिकतम मैक्सिमम, हाँ चेतावनी दी जाती है। चेतावनी इन सेंस की भाई, ये जीएस की मैं बात कर रहा हूं, और एक होता है एसे। एसे में आपको वेरी करता है कि 1000 से 1200 वर्ड तक, और जीएस में आपको चेतावनी की अधिकतम क्या लिखा रहता है, अधिकतम, अधिकतम 200 शब्द। अधिकतम क्या है, अधिकतम क्या है, अधिकतम 200 शब्द। तो यहां पे चेतावनी दी जाती है कि अगर आपने अगर आपने ज्यादा लिखे, अगर आपने शब्द जो है ज्यादा, जैसे यहाँ पे लिखा रहता है 200 शब्द, अधिकतम जो है 200 शब्द मैक्सिमम। भाई 20 क्वेश्चन होते हैं तो 12.5 के हिसाब से आप देख लीजिए, 12.5 के हिसाब से तो ये सारे एकदम आप 12.5 जो 200 शब्द लिखने होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। तो इसमें चेतावनी लिखी रहती है, लेकिन इसमें क्या है, आपको संकेत रहता है, इसमें संकेत रहता है। तो कई सारे स्टूडेंट के मन में दुविधा होती है कि क्या दो जीएस के ज्यादा पेपर में होता है, जीएस की इसमें तो आप 1000 से 12 के बीच में वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जीएस की मैं बात करूं अगर यहाँ पे, तो कुल मिला के आप देखेंगे यूपीएससी में ये जो मेंस की मैं बात करूं, तो जीएस के जो 4 पेपर होते हैं, 1, 2 और 3, इसमें क्या होता है कि ये कहा जाता है 200 शब्द के हिसाब से देख लो, तो लगभग आपको ये जीएस पेपर 1, 2 और 3 में 4000 वर्ड जो है लिखने होते हैं। अब एक पेपर और है आपके पास में, चौथा पेपर एथिक्स का। तो एथिक्स में क्या होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल कह सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल, या आप कह सकते हैं कि थिंकिंग लेवल आपका देखा जाता है। तो थिंकिंग लेवल लेवल में क्या है, सोचने की जो क्षमता है, तो यहाँ पे ये होता है कि भाई आप जो है थोड़ा सा इसमें वेरी कर सकते हैं, जैसे 3500 3400 से लेकर 3500 वर्ड लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। और क्वेश्चन भी यहाँ पे जो प्रश्न की संख्या है, यहाँ पे 20 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे प्रश्न की संख्या भी कम होती है। तो यहाँ पे यूपीएससी का मोटिव ये होता है कि आप सिचुएशन बेस्ड होते हैं काफी क्वेश्चन एथिक्स में, तो आपको सिचुएशन बेस्ड में क्या थोड़ा सोचना भी पड़ता है। तो एग्जामिनर ये सोचता है, जो यूपीएससी जो है पेपर सेटर जो है यूपीएससी है, वो सोचता है कि स्टूडेंट थोड़ी देर सोचेगा बैठेगा, सिचुएशन बेस्ड होते हैं, थोड़ा टेक्निकलिटी जो है वो ज्यादा होती है एथिक्स में। तो यहाँ पे तो ठीक है, कोई बात नहीं, वेरी नहीं करेगा आपका, 3435 वर्ड के आप लिख सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे कैसे शब्द होते हैं तो एथिक्स में, लेकिन बात यहाँ पे आती है 4000 वर्ड। तो यहाँ पे हर एक पेपर में आप देखेंगे 4000 वर्ड, 4000 शब्द जो है वो शब्द सीमा आप एक में देख सकते हैं। भाई 20 क्वेश्चन होते हैं, हाँ 20 में अगर 200 आप कर दो, 2000 तो 4000 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे कई मन में दुविधा होती है, मेंस की मैं बात करूँ, और इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी, उसको भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ कि जो ऑप्शनल होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो एथिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्निकल क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड होते हैं, तो सोचने की क्षमता थोड़ा सा सोचना पड़ता है, तो यहाँ पे टाइम आपका जाता है, तो वो एग्जाम से थोड़ा। लेकिन जीएस का जो है यहाँ पे, और बिल्कुल उसी तरह से ये भी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें 2 पेपर होते हैं, तो इसमें भी क्या है उसी तरह से 4000 की शब्द सीमा, 4000 वर्ड की जो है शब्द सीमा होती है, ठीक है।
तो क्या स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि सर हमें ये बताइए क्या क्या जो है चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फटाफट। शब्द सीमा, तो ये इस तरह से ट्रेंड है, ये ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे एक चेतावनी होती है कि भाई हमें 200 शब्द है यहाँ पे लिखने हैं और 12.5 मार्क्स का होता है मैक्सिमम दी चेतावनी। लेकिन संकेत क्या है, सिर्फ ऐसे में होता है संकेत, तो यहाँ पे वेरी कर सकता है, एथिक्स में भी वेरी कर सकता है, यहाँ पे एथिक्स में भी वेरी कर सकता है। तो ये भी दिमाग में आता है कि शब्द सीमा कैसी होनी चाहिए, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। शब्द सीमा, क्या हमें 4000 वर्ड पूरे लिखने चाहिए? तो सबसे मन में ये आता है कि शब्दों की गणना होती है क्या, शब्दों की गणना होती है क्या? या आपके दिमाग में आता है कौन कौन से शब्द गिने जाते हैं, जैसे कि का, की, कु, आ, का, की, कु या थी, ये सब गिने जाते हैं। कौन कौन से शब्द की गणना होती है, कौन कौन से शब्दों की गणना होती है? या आपसे बात, कई बार सारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या अगर हमने उल्लंघन कर दिया है, अगर उल्लंघन कर दिया तो क्या मार्क्स कटेंगे? ठीक है, या अगर हमने उल्लंघन किया है तो क्या मार्क्स कटेंगे? ठीक है, तो अगर अगर उल्लंघन हो जाए तो फिर क्या, या फिर आपके क्या मार्क्स कम कटेंगे, या आपको क्या क्या किया जाएगा, इसमें पेनल्टी क्या होगी, उसके बारे में बोलेगा कि पेनल्टी क्या होगी। ठीक है, तो ये सारे मन में आपके क्वेश्चन जो रहने रहते हैं। तो देखो, शब्द सीमा की गणना तो आप कह सकते हैं कि ये एग्जामिनर पे होता है, जो कॉपी चेक करता है, कॉपी चेकर पर होता है कि भाई अगर उसको लग रहा है कि कुछ चीजें, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं कि वो शब्द की गणना करने बैठ जाए। शब्द की गणना तो नहीं, अगर मान लो गणना कर मिली तो कैसे कर लेगा कि एक दो लाइनें आपकी पढ़ेगा, उसमें देख लेगा कि हाँ आप 10 बार तो लगभग इस तरह से ऐसे मान लो कि 10 लाइन, मान लो 10 तो 10 100, ऐसे 9 बाई 90। तो ऐसे शब्द सीमा वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के हिसाब से एग्जामिनर देखता है कि हाँ इसमें इतने वर्ण है, तो इतने इतने ऐसे करके पूरे में लगभग, अगर अभी लिख रहा है कोई, तो अगर मान लो उसके पास में 10 लाइनें हैं एकदम से, तो वो क्या है, मिलने के, हाँ ठीक है रहता है इस इस तरह से। तो गणना अनुमान में किस पे डिपेंड करता है, उस पर। लेकिन इसका कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है। मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि इसका कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है नहीं एग्जामिनर को। ठीक है, कि आपने कम लिखे हुए हैं या ज्यादा लिखे हुए हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरी है, इस शब्द कौन कौन से गिने जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, मान लो जैसे माता पिता लिखा हुआ है, जैसे बहुत सारे हैं यहाँ पे कि मान लो माता ऐसे लिखा गया, फिर इसके बाद में डैश लगा दिया गया, तो पिता लिख दिया। तो इसको एक ही शब्द हो सकता है, एग्जामिनर इसको एक ही शब्द माने, क्योंकि माता पिता मतलब डैश लग गया तो मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो अगर ये कहा जाए कि का, की, थी, ये सब नहीं गिने, ये सब गिने जाते हैं, ये सब जो है आपके वर्ड गिने जा सकते हैं। ठीक है, ये एग्जाम, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। दूसरा है, अगर उल्लंघन हो गया, अगर उल्लंघन हो जाए तो क्या। तो यहाँ पे एक मुद्दा ये आता है कि अगर उल्लंघन हो जाए, मतलब अगर आपको 200 शब्द दिए गए, अगर आपने उसमें बहुत कम लिखे हुए, मतलब कि आपने आपने 200 शब्द की जगह बहुत कम लिख दिए, मान लो दिया गया 200 शब्द, आपने 70 ही लिख दिए, तो क्या ये अच्छा नहीं है? ठीक है, तो हम पहले चीजें समझ लेते हैं कि कम या ज्यादा में, कि कम कैसे और ज्यादा कैसे। कम मान लो आपने लिख दिए, मान लो 200 शब्द यहाँ पे लिखने थे और आपने कम लिख दिए, या आप 200 शब्द लिखने थे और आपने 260, 70, 80 लिख दिए, या आपने ज्यादा लिख दिए, आप कर सकते हैं 240 लिख दिया, ऐसे कर सकते हैं, ऑथेंटिक एक तरह से होना चाहिए। तो ज्यादा लिख दिए तो क्या मार्क्स काट लिए जाएंगे? तो ये कहा जाता है कि आपके यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमारे पास में बहुत शब्द नहीं है, मान लो अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आप उसमें ज्यादा टाइम क्यों बर्बाद करें? तो यहाँ पे आप 200 की जगह 180 भी लिख सकते हैं, 180 शब्द जो है आप उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ से 180 से कम ना, मान लो आपको 200 शब्द दिया गया, आपने लिख दिए 70, आपने सारी चीजें वहां पे डाल दी, तथ्य डाल दिए, प्रमाण डाल दिए, तो ये एग्जाम फिर सोचेगा कि नहीं, ये ठीक नहीं है। आपकी शब्द सीमा 200 है और आपने 70-80 में निपटा दिया, तो ये बिल्कुल से भी क्या है, मान्य नहीं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। हम हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आपने डाल दिए 70 शब्द में
आपको लग रहा है कि हाँ 70 शब्द में हमने सारी चीजें डाल दी, उसमें तत्व भी डाल दिए हैं, उसमें प्रमाण भी हमने डाल दिए हैं, भाषा भी अच्छी लिख दी है उसमें, लेकिन और आपको लग रहा है कि उत्तर नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, कम शब्दों में भी 180 तक आप जा सकते हैं, 170 तक आप जा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो इससे कम ना हो, इससे कम ना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन वही होने चाहिए, ये क्वेश्चन वही होने चाहिए भाई। आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे तैयार किए जो बहुत ज्यादा इसमें आप लिख सकते हैं, आप क्या है उसमें पूरा लिख सकते हैं, अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो क्या करना है, जो ये क्वेश्चन वही होंगे जिसमें क्या है आपको ज्यादा नहीं आता हो, तो आप क्या टाइम नहीं बर्बाद करेंगे इसमें। आपको लिखना कितना है, 180 से कम नहीं लिखना, 70 तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपको मार्क्स नहीं देगा। तो आप 170, 180, 190 ऐसे लिख सकते हैं, 200 नहीं आ रहे तो उससे क्या, जो इससे टाइम बच रहा है तो आप क्या करेंगे, यहां पे ज्यादा लिख सकते हैं। ज्यादा इन सेंस क्या है, यहां पे आप 240 तक लिख सकते हैं, ये क्या है, ठीक, ओके। जो तुम्हें ठीक से आते हैं क्वेश्चन, जो ठीक से क्वेश्चन आते हैं वो क्या कर सकते हैं आप, इसमें 240 कर सकते हैं। और इसमें आप अगर स्पीड के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, अगर आप मान लो 30 से 40 वर्ड जो है 1 मिनट में लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें भी जो कमजोर आपका पक्ष है इसमें भी आप 220 के करीब लिख सकते हैं। लग रहा है कि ये हमें क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 220 तक लिख सकते हैं। तो स्पीड अगर अच्छी है आपकी तो आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, और कम में क्या है, कम में आप 200 को 220 तक लिख सकते हैं। और आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह से आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप दम है आपके क्वेश्चन में, तो आप 250 से 260 शब्द भी लिख सकते हैं। इसमें कोई गुरेज होता नहीं है एग्जामिनर को, वो सोचता है कि नहीं। कई सारे ऐसा होता है ना, कई ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि आप एग्जामिनर क्या करता है, आपको क्या करना है, 240 से लेके 260 तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी स्पीड अच्छी, अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आप 180 से लेके 220-30 तक आप मैनेज कर सकते हैं। अब होता क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा प्रश्न लिखेंगे तो एग्जाम में गुस्सा ना हो जाए, नहीं, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसकी आप प्रमाण देने के साथ में आप सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ अब ये आंसर सही हुआ। तो आप क्या करते, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप जो कमजोर क्वेश्चन पक्ष है जिसमें आपको नहीं आ रहा उसमें भी आप 220 लिख सकते हैं। और जो आपको लग रहा है कि हमारी स्पीड अच्छी है और बहुत अच्छी तरह से आपने तैयार किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप जो है 260, 50-60 तक जा सकते हैं। 200 की जगह, 200 की जगह क्या है, 250-60 तक लिख सकते हैं। इसमें एग्जामिनर को कोई गुरेज होता नहीं है इसमें, क्या है, लेकिन कैसे होने चाहिए, एग्जामिनर जब पढ़े उस क्वेश्चन को तो पढ़ता ही जाए, उसको शब्द सीमा का पता ही नहीं चले। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आपने बहुत अच्छे से तैयार किया, उसमें प्रमाण अच्छे होने चाहिए, उसका प्रवाह जो होना, तथ्य क्या है, तथ्य सारे होने चाहिए, उसका प्रवाह बहुत अच्छा होना चाहिए, एक तरह से फ्लो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम आसान भाषा होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर मंत्र मुग्ध हो जाए। तो इसमें बिल्कुल भी कोई गुरेज नहीं है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये बात रही शब्द सीमा की, ठीक है। शब्द सीमा आप यहाँ पे शब्द अच्छे होने चाहिए, भाषा, एग्जामिनर आपको पढ़े, एग्जामिनर जब आपकी कॉपी पढ़े और सोचे बाद में कि हाँ उसने अच्छा लिखा, तो आपकी तरफ से भी अगर आपको लग रहा है कि आपने अच्छा पढ़ा हुआ है तो आप वहां पे बढ़िया, अगर स्पीड है आपको तो 260, 50-60 तक आप 60-70 तक आप जा सकते हैं। और आपको लग रहा है कि स्पीड अच्छी है और कमजोर पक्ष भी है, मैं क्वेश्चन नहीं आता, तो आप 220 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, आप 25 से 30 वर्ड लिख पा रहे हैं, 20 से 30 वर्ड लिख पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका कमजोर पक्ष है जिसमें क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें 180, मिनिमम आपसे 160 तक आप जाएंगे। और जो लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, उसमें आप 240 तक जा सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो मैनेज हो जाएगा एक तरह से। तो 160 और 240 या 220 या 180, 220 तो आपका मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे मार्क्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे। मान लो जो कमजोर पक्ष था उसमें मार्क्स आपको कम दिए गए, तो जो आप
240 या 220 वर्ड लिख रहे हैं 200 की जगह, वो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको आता था, तो वहां पे आपका मैनेज हो जाएगा। तो शब्द सीमा का उल्लंघन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि शब्द सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में मार्क्स काट देगा। ठीक है, ऐसे कई सारे आप टॉपर्स देखेंगे जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, उनको ये चीज हमेशा रही है कि सर हमारे ऐसे ऐसे दिक्कत थी, तो हमने 160 वर्ड लिखे, 180 वर्ड लिखे, जो हमको कमजोर आते, जो हमको क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता था, हमें समझ उसकी कम थी और हमारी स्पीड भी कम थी। लेकिन जो हमारे हमें क्वेश्चन अच्छे आते थे और हमारी स्पीड कम होने के बाद भी हमने उसमें 230-20 लिख दिए, तो एक तरह से, ठीक है, ये सारी चीज, तो यहाँ पे सारी चीज समझ में आ गई। तो अब एग्जामिनर को आप पढ़वाएंगे कि ठीक है हमने ये, अच्छा, तो उसमें जो अगर आप अच्छी स्पीड है 250-60 वर्ड, तो आपको प्रमाण अच्छे होने चाहिए, तब प्रवाह और यहाँ पे भाषा, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो सारी चीजें आपकी ठीक रहेगी। तो ये सब सीमाएं उल्लंघन कर सकते हैं आप, लेकिन उल्लंघन कैसे? अगर आप लोग 60-70 वर्ड लिख रहे हैं, आपको पूरा आता है और आपको लग रहा है कि इन सब लिखने की वजह से हमें मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप लिखें उसमें। लेकिन शब्द कैसे होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, उसमें प्रमाण होने चाहिए, प्रभाव बहुत अच्छा होना चाहिए, भाषा अच्छी होनी चाहिए, तो आप वहां पर एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। ठीक है, ये कसौटी आप इसमें भी खराब, ये कसौटी एक होती है कि भाई क्या होना चाहिए। दूसरा एक और है यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मेन मुद्दा है टाइम मैनेजमेंट। काफी ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं, तो यहाँ पे हमने बता दिया था आपको कि 180 मिनट आपके पास में होते हैं 3 घंटे में। 180 मिनट में आपको पूरा क्वेश्चन करना होता है, 20 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 20 क्वेश्चन इन सेंस की आप देखेंगे कि इसमें 200, तो लगभग 4,000 वर्ड जो है 180 मिनट में है। तो यहाँ पे इस 180 मिनट का हमें कैसे यूटिलाइज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आप कह सकते हैं, उपयोग कैसे करना है। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करना है, तो कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में, मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर क्या करें, कैसा। सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि आरंभ में पूरा पेपर क्या पढ़ लें हम, या पूरा पेपर एक बार पढ़, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि हमें प्रति उत्तर जो है वो, प्रति प्रश्न या कह सकते हैं प्रति उत्तर कितना समय देना चाहिए, प्रति उत्तर या कितना, प्रति उत्तर जो है हमें कितना समय, कितना समय लगना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक मन में क्या है, स्टूडेंट की दुविधा रहती है कि हमें प्रति उत्तर में कितना समय जो है वो देना चाहिए। और एक और मन में होता है कि हमें क्या है, सिक्वेंसिंग, जो सीक्वेंस दिया गया है उसी के अनुसार हमें लिखना चाहिए। तीसरा एक और आता है यहाँ पे, 4-5 क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि क्या सभी प्रश्न जो है वो करने चाहिए, सभी प्रश्न करने चाहिए हमें। ठीक है, ये मन में रहता है कि क्या सभी प्रश्न हमको करने चाहिए। हाँ, तो इसमें तमाम सारी चीजें हैं। और एक क्वेश्चन और रहता है कि अगर अंत में, अगर अंत में अगर अंत में समय कम है, समय कम बचे तो क्या करें, कम बचे तो क्या करना चाहिए। तो तमाम सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, मन में आते हैं। ठीक है, कि आरंभ में पूरा पेपर हमें पढ़ लेना चाहिए, पूरा पेपर पढ़ें, प्रति उत्तर कितना समय होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मन में दुविधाएं आपकी होती रहती है। तो मेरा मानना ये है, मेरा मानना तो यही है कि पहले आप 5 मिनट में सरसरी निगाह से, सरसरी निगाह से, सरसरी निगाह से क्या करें, 5 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है कि आरंभ में आपको पढ़ लेना चाहिए। इससे होता क्या है, होता क्या है, वो कई स्टूडेंट होते हैं कि आपने पेन उठाया और लिखने लग गए पहले से। होता ये है कि जब आप 5 मिनट में आप, और देखिए यहाँ पे टाइम कैसे करना मैनेजमेंट। मान लो आपको यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे 9 मिनट दिया गया है।
9 मिनट दिया गया तो अब मान लो 5 मिनट आपने निकाले तो 175 मिनट आपके पास में बच रहे हैं। कितना बच रहा है? 175 मिनट। तो लगभग 8 सवा 8 के करीब जो है, 8:30 के करीब आपको ये टाइम मिलता है एक क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैनेज करना है। तो अब क्या, सरसरी निगाह से देखने का मतलब होता है 5 मिनट आप देख रहे हैं, उसमें होता क्या है कि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कम आते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, क्रॉस कर। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे आते हैं जिनको लग रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम कर सकते हैं, तो आप उसमें टिक मार दें। और आपको लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है और इसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो क्या है, उसको डबल टिक कर दें या स्टार लगा दें या डबल टिक कर दें। तो इससे होता क्या है, जब आप लिख रहे होंगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब आप लिख रहे होंगे क्वेश्चन को तो उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे। मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, और आपकी स्पीड भी तेज है या कम है, तो आप क्या करेंगे, 160 वर्ड 180 वर्ड में उसको लिख के खत्म कर देंगे। जब तक क्यों टाइम देना, जब उसमें मार्क्स आपको आ नहीं रहा है तो आप क्या करना, उसको उसको क्या है, आप छोड़ सकते हैं, वहां पे आप कम टाइम देंगे। तो ये एक सरसरी निगाह से देखने, और आपको क्वेश्चन सारी चीजें समझ में आ जाती है कि हमें कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। दूसरा ऐसा क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको क्या करना है, आप लिख सकते हैं उसमें 190 200 के करीब लिख सकते हैं। और दूसरे वो क्वेश्चन होते हैं कि आपको यहाँ पे टाइम बर्बाद नहीं करना है, क्या करना है, टिक कर देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपको ये अच्छा क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है, तो आप इसमें 200 वर्ड तक लिख सकते हैं। और आपको लग रहा है कि हमारे पास में पूरा मटेरियल बहुत अच्छा हमने पढ़ा, जो कि 4-5 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी टॉपर भी होता है तो उसको 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको पूरा पता होता है। सारे स्टूडेंट को लगभग 15,000 आप कह सकते हैं, 15 से 18, कभी 14 के बीच में जो स्टूडेंट बैठते हैं, मेंस लिखते हैं, तो इसमें वेरी कितना करता है, 15। आप एक औसत हम कह सकते हैं कि 15,000 बैठ रहे हैं, तो 15,000 में लगभग लगभग 3-4-5 क्वेश्चन सबको पता होते हैं बढ़िया से। वो क्या है, आपको उसमें पूरा तथ्य, डायग्राम, भाषा, जो हमने बताया हुआ अभी पिछले उसमें, कि भाषा, डायग्राम, पूरा तथ्य के साथ में, प्रमाण के साथ में, ये क्या है, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, कुछ ऐसे सरसरी निगाह से देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो 5 मिनट में आप देख लें, तो आप लगा दें, जो आपको बहुत कम आता है, जो उससे थोड़ा सा और ज्यादा है तो उसमें क्वेश्चन मार्क, जो और अच्छा है उसको टिक कर दें, जो बहुत अच्छा है उसको डबल टिक कर दें, जो कि 4-5 क्वेश्चन ही होते हैं, उसको आप अच्छे से लिखें। उसमें ज़्यादा आप वर्ड लिमिट भी हमने बता दिया किस तरह से वहाँ पे देखा जाता है, तो वर्ड लिमिट वहाँ से वेरी कर सकते हैं। तो ये आरंभ में एक बार पढ़, प्रति उत्तर कितना समय दिया जाए, तो प्रति उत्तर समय की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ब्रैकेट में, कुछ क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं, प्रत्युत्तर की मैं बात कर रहा हूँ कि कितना समय दें, तो आप देखेंगे कुछ 1 से 5, अभी हमने यहाँ पे देख लिया सरसरी निगाह से, इसी वजह से देखा हुआ है, इसी वजह से हमने सरसरी निगाह से एक बार देख लिया है कि हमें कौन सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपको ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बढ़िया से आ रहे हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, 10 से 12 मिनट आराम से दे। भरी आपका टाइम कितना है, टाइम हो सकता है आपको 5 मिनट निकालने के बाद में 8.3 पॉइंट या 8.5 मिल रहा है आपको, लेकिन आप जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो आप 11 से 12 मिनट तक वेरी कर सकते हैं, जो कि 1 से 5 के बीच में कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें पूरा बढ़िया डायग्राम, भाषा, धारा प्रवाह, तमाम सारी चीजें कर सकते हैं, बढ़िया लिख सकते हैं, तो आप उसमें 10 से 12 मिनट दे सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमने बताया कि जो टिक वाले होते हैं, उसमें आप 10 मिनट, 6 या 5 क्वेश्चन और मान लो, कुछ क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन मान लो, जो आपको हमने टिक किए, जो सिंगल टिक में है, वो कैसे होंगे, उसमें आप 10 मिनट दे सकते हैं, उसमें भी आप 10 मिनट दे सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन मान लो, 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप 8 मिनट ही दे सकते हैं, 8 मिनट आप, तो 8 मिनट में भी वो हो सकते हैं। 8 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, 190 शब्द लिख सकते हैं, 200 शब्द के करीब लिख सकते हैं, तो एक में 240, जो आपको 5 बहुत अच्छे से आ रहे हैं जिसमें डबल टिक किया था, एक में आपने टिक किया हुआ था जिसमें आप क्या कर सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि 220 तक लिख सकते हैं, वर्ड अपना लिमिट बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है, लेकिन प्रवाह कैसा होना, धारा प्रवाह होना चाहिए, तथ्यात्मक प्रमाण के साथ में आपका क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ 8 मिनट आप दे सकते हैं, बाकी आपको जो है 5-5.5 मिनट आप भी दे सकते हैं क्वेश्चन में, जो कि 5 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, वो कौन से होंगे, क्रॉस वाले होंगे, उसमें आप आसानी से कुछ डायग्राम, कुछ पॉइंटर ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब सीक्वेंसिंग की अगर बात करें, यहाँ पे एक आता है वर्ड यहाँ पे, सीक्वेंसिंग की।
तो सीक्वेंसिंग में क्या है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देखेंगे, सीक्वेंसिंग में यहाँ पे अब ले लें, इस तरह से हम बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की। तो सीक्वेंसिंग में क्या कर सकते हैं आप, पहले तो 2013 के पहले क्या होता था कि आप जो आपको अच्छा आ रहा है तो आप पहले लिख सकते थे, जो आपको अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, जैसे 5 क्वेश्चन ऐसे जो आपने हमें बताया कि बहुत अच्छा है, तो आप उसको क्या है सीक्वेंसी अपना जो है रीऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, रीऑर्डर नहीं कर सकते हैं। तो सीक्वेंसी में 2-3 बातें ध्यान रखेंगे कि 1 से 20 के बीच में आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, इसके बाद में आप देखेंगे कि तमाम ऐसी चीजें हैं, मान लो आपको 1 से 5 के बीच में क्वेश्चन आ रहे नहीं रहे, आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो आप होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि एग्जामर अच्छा इंप्रेस हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपका जो 2013 के बाद पैटर्न चेंज हुआ है हमें, उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, 1 से 5 या 1 से 3 क्वेश्चन जो है आप उसमें अच्छा सा टाइम दे सकते हैं कि एग्जामिनर जो है, मैं बता चुका हूँ कि एग्जामिनर 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, इसके बाद में सिर्फ ऐसे मूल्यांकन कर देते हैं कि हाँ 6, अगर पहले दूसरे तीसरे में 6-6 मार्क्स मिल रहे हैं तो वो वेरी क्या कर जाते हैं, फिर इसके बाद में 6 से 4 के बीच में वेरी करके ऐसे मार्क्स दे देते हैं आपको। तो पहले के 4-5 क्वेश्चन आपको ठीक से लिखने पड़ेंगे, बढ़िया से नहीं आ रहे हैं तब भी आप कोशिश करेंगे कि लगभग 200 के करीब जो है वो 200 वर्ड में हम 8-10 मिनट 12 मिनट वहाँ पे टाइम दे दें, 10 से 12 मिनट टाइम जो है वहाँ पे हम दें और क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें बढ़िया से। तो 8-10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो शुरू के 4-5 क्वेश्चन आप ऐसे लिखेंगे, सिक्वेंस के जो मैं अभी की बात कर रहा हूँ, जो अभी 2013 के बाद में, 2013 से इसके बाद, तो आप 1 से 4-5 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से लिखने हैं, बढ़िया से लिखने हैं, ठीक है। एक तो ये कसौटी होती है। दूसरा है कि अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे क्वेश्चन 1 से 4-5 के बीच में, तो क्या करेंगे आप, तो आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि छोड़ सकते हैं क्वेश्चन वहां पे, उसको ना लिखें, या आप ये कह सकते हैं उनको बाद में लिखे जाए। क्यों, होता क्या, अगर आपने शुरू से ही क्वेश्चन जो है आपने लिखे और वो के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है, फिर भी आपने पूरा कथा लिख दी, उससे एग्जामिनर कैसा इरिटेट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मैंने बोला ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो चीज़ हो जाती है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 1 से 5 के बीच में, 4-5 के बीच में अगर क्वेश्चन नहीं आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये हो सकती है कि आप उसको छोड़ सकते हैं, छोड़ने में कोई बुरे होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको बाद के क्वेश्चनों में ये क्या है, बात का जो आप कह सकते हैं कि इंप्रेशन जो है बात का, अगर अच्छा बन गया बीच के क्वेश्चनों में तो एग्जामिनर एक देखेगा क्वेश्चन आपका, उसमें भी मार्क्स दे देगा जो पहले बने। तो शुरू के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, बीच में ट्राई कर सकते हैं, जाके अच्छे लिख सकते हैं, आप वहां पे 10-12 मिनट दे सकते हैं, बढ़िया से लिख सकते हैं। तो और इसके बाद में लास्ट में जब आ रहा है तो आप शुरू के क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे थे वो आप जल्दी जल्दी 5-5.5 मिनट में आप कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये रहे कि आप अगर नहीं आ रहे तो फिर भी आप क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, और अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहे तो आप बिल्कुल भी ना लिखें शुरू के क्वेश्चन, आप अंदर में जाके लिखें जाके। तो इस सिक्वेंसिंग के हिसाब से पहले तो मान लो ऐसा होता था कि हम पहले वाला बाद वाला पहले लिख सकते थे, पहले वाला बाद में लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या है ऑर्डर में दे दी, ये ध्यान रखना। इसी में हमने देखा हो टाइम मैनेजमेंट की कैसे करना है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें, बात सही है, सभी प्रश्न जो है वो अटेम्प्ट करने चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है सभी हमने टाइम बता दिया आपको कैसे मैनेज करना है, तो ये इसी का हिस्सा है, सभी अटेम्प्ट करने हैं। जो आपको पहले आ रहे हैं तो आप बढ़िया से लिख सकते हैं, 10-12 मिनट टाइम दे सकते हैं, जो नहीं आ रहे हैं तो समय, हाँ ये है, सभी प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं आपको, लास्ट तक लिखना है, ठीक है। हाँ, होता क्या है, एग्जामिनर इसमें देखता है कि हाँ नहीं आ रहा तो फिर भी इन्होंने लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपके जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उसके बिहाफ पे आपको क्या करेगा, 2 से 3 के बीच में क्वेश्चन जो आपने पॉइंट फॉर्म में लिखे सभी अटेम्प्ट करने के, जो एक पॉइंट है उसमें सभी अटेम्प्ट अगर आपने किए हुए हैं तो आप उसमें क्या है, यहाँ पे ये सारे आंसर दिख जाएंगे। तो वो क्या करेगा एग्जामिनर, वो इस बिहाफ पे आपको दे देगा मार्क्स कि आपने कुछ अच्छा लिखा हुआ है, तो पॉइंट फॉर्म में आपको 2-3 मार्क्स भी दे देगा, तो आपको सभी अटेम्प्ट करने। तीसरा इसके बाद एक और आता है अंत में कि अगर अंत में समय कम है तो क्या करना, मान लो 2-3 क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं और आपके पास में टाइम कितना बचा हुआ है, मान लो आपके पास में 5-6 मिनट टाइम बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, मुश्किल से आप मैप बना देंगे, फटाफट डायग्राम बना देंगे और पॉइंट फॉर्म में लिख दें, और पॉइंट ऐसे होने चाहिए दूर दूर लिखे होने चाहिए, जैसे पेज जो है भरा लगे और बीच में डायग्राम है, तो आप मुश्किल से उसमें 1-1.5 मिनट लगता है लिखने में, तो आप अंत में अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हैं, पूरा लिख सकते हैं, ठीक है।
पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो अटेम्प्ट सारे करने हैं। अगर अंत में समय कम बच रहा है तो आप 5 मिनट में 3 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, 1.5 मिनट में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.5 मतलब 4.5, 1.5 2 मिनट लगता है आपको क्वेश्चन करने में। तो पॉइंट ऐसे होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, कुछ डायग्राम फटाफट बना दें तो 30 20 सेकंड में आपको डायग्राम इस तरह बनाना होगा। तो इस तरह से आपका टाइम मैनेजमेंट। तो आप इस तरह से सारी चीजें करनी है आपको। टाइम आप दे सकते हैं, जो आपको अच्छा आ रहा है उसमें ज्यादा टाइम दे सकते हैं, कम आ रहा है तो ऐसे टाइम जो है आप करते जा सकते हैं। अब हमें एक चीज और देखनी है, एक चीज और हमें देखनी है, और वो क्या है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे समझें। तो ये है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे समझें, इसमें तमाम सारे आएंगे यहाँ पे। हाँ, प्रश्न की सटीकता को कैसे समझें, इसकी रूपरेखा फ्रेमवर्क फ्रेमिंग कैसे करें, या उत्तर कैसे लिखना पड़ेगा, तो उत्तर में इंट्रो कैसे दें, या उसका आप कह सकते हैं मेन बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, प्रस्तुतिकरण में जैसे कि हैंड राइटिंग कैसे होनी चाहिए, पैराग्राफ या आप कह सकते हैं यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में लिखना कैसे लिखना, ये सारी चीजें। और इसके बाद में कुछ ऐसे कि प्रश्न को समझने की चुनौतियां क्या होती हैं। तो कुछ ऐसे टफ क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे अनुवाद गलत होता है, कई बार अनुवाद अजीब हो जाता है, कठिन वाक्य होते हैं, कठिन शब्द होते हैं, या पुछल्ले जो शब्द होते हैं, कह सकते हैं पुछल्ले। तो इस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं अगले, अभी जो हमारा एक और वीडियो आएगा उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा एक कि उसमें मल्टीपल जो है क्वेश्चन होते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, सबके बारे में लिखना होता है थोड़ा थोड़ा करके, इसके बारे में सबको कंक्लूड करना होता है। तो पुछल्ले शब्द और कठिन वाक्य कैसे होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन, इसको हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हाँ, तो सब लोगों को नमस्कार और बेस्ट ऑफ लक। अभी हम एक और वीडियो रिलीज करने वाले हैं जो कि आपके पास में कल में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसके बाद में कैलेंडर, उसको काफी चर्चा में रहता है कैलेंडर, कुछल्ले सब, जैसे कि चर्चा करना है, इलुसिडेट करना है, क्लैरिफाई करना है, ये हो सकता है थ्रो लाइट ऑन करना, इससे तमाम सारी चीजें हैं। ठीक है, एलोबरेट करना, एक्सप्लेन करना, तमाम सारे वर्णन करना, डिस्कस करना। तो हम कुछल्ले शब्दों के बारे में देखेंगे। तो 8 9 10 प्रकार के वर्ग में आपको शामिल किया जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, कुछल्ले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अभी हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, वो आपको एक नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।